सभी का क्लासिक के यूट्यूब चैनल में यूपी तरफ से पीईटी में राष्ट्रीय आंदोलन में आज हमारा होगा सेट नंबर पहला। आपके पेपर में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसे आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसका टोटल अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम साथ ही 10 वीडियो तक बन सकता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि लंदन में, कहां पर, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था 1866 में। करा कि कौन क्या था, यानी यह गठन किसके द्वारा किया गया था? पुरुषोत्तम दास मुदलियार, दादा भाई नौरोजी, एम वीर राघवचारी, गुजर लक्ष्मी नरसू चेट्टी राय, किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा हो जाएगा? बी होगा राइट आंसर। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लेकर के, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1866 में। कहाँ पे होती है? लंदन में होती है। संस्थापक कौन था साथी? दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश जो जनता है और जो ब्रिटिश की संसद है उनको भारतीय विषय या दिया जा सकता है साथ ही भारतीय समस्या से अवगत कराना। तो भारतीय विषय हो या भारतीय समस्या से अवगत कराना, ध्यान रखेंगे। 22 मई 1869 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा साथी बंबई में भी स्थापित की जाती है। अगर हम देखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं जमशेदजी जीजाबाई, फिरोज शाह मेहता, HVM बागले। तो ये तीनों लोग का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि कौन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से संबंधित है, तो ये तीनों जनी का नाम देगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1876, वो 66 था, ये 76 है, में गठित है इंडियन एसोसिएशन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? देखिए इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन से देखेंगे साथी कारा कि कौन संबंधित इसमें नहीं है। तो इंडियन एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी संबंधित नहीं थे, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी राइट आंसर। अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन को लेकर के, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 20 जुलाई 1876 को होता है। कहाँ पे होता है? अल्बर्ट हॉल में, और अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक हैं। आनंद मोहन बोस इसके सचिव होते हैं। बाद में संस्थापक कौन बन जाता है? मनमोहन घोष बन जाते हैं। उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन बनाने का? तो देश में साथी जनमत की एक शक्तिशाली संस्था बनाना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है कि सामान्य राजनीतिक स्वार्थ के जो लोग हैं इनके आधार पर भारतीयों को साथी क्या करना है? एक करना है, सूत्रबद्ध करना है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में मैत्री भाव को बढ़ाना। तो इंडियन एसोसिएशन के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता है इसके संस्थापक, तो कभी कभी सुरेंद्र बनर्जी लिख देगा, तो कभी कभी आनंद मोहन बोस लिख देगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब किया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे पता होगा। 1884, यानी पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल यूनियन को, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1884 में होती है। स्थापना करते कौन हो? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करते हैं साथी। इसका उद्देश्य क्या था? देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में क्या करना है? विचार विमर्श करना था। इसलिए साथी इन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल यूनियन। अब इन्हें क्या पता था कि हम समस्या का विचार विमर्श करने के लिए बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी। बैठक साथी अगर देखेंगे, तो जो ये यूनियन है इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी पहली बैठक हो रही है बंबई में। कब? 25 दिसंबर 1885 को। और इसी बैठक में इनका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देगा। किसका नाम? इंडियन नेशनल यूनियन का, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथी, इसकी एक्चुअल में स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना 28 दिसंबर 1885, ठीक है, क्योंकि पहली बैठक से ही इसकी जो है स्थापना मानी जाती है। तो पहली बैठक होती है 28 दिसंबर 1885 को, बंबई में ही होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, इन्हीं को केटी तेलंग बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथी, जो SN बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो शामिल नहीं हुए थे। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन जो है साथी, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कब? 1876 में। तो इसका भी बैठक हो रहा था। इसकी जो पहली बैठक है वह 29 दिसंबर 1883 को होता है, कलकत्ता में होता है, और आनंद मोहन बोस इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो इसका दूसरी बैठक होता है साथी, वह 1885 में 25 दिसंबर को होता है। अब आपको ध्यान आ गया होगा 25 दिसंबर को ही इसकी बैठक होती है, और ये 25 से 27 तक इनकी बैठक चलती है, ठीक है। और आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है। तो यहाँ से पहुंच नहीं पाते हैं। तो जिसकी अध्यक्षता साथी कौन करते हैं? सुरेंद्र बनर्जी, यानी इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता जो दूसरा नंबर का बैठक है वो सुरेंद्र बनर्जी करते हैं।
और यही कारण साथी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये अपने एसोसिएशन की बैठक कर रहे थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है, डरिएगा नहीं। अब ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न हमने थोड़ा बदला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कारण कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। तो आप जानते हैं एओ ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल होते हैं, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है, ये बात सही है। दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, तो यह कब से कब तक होता है? तो 28 से 31 दिसंबर 1885 बम्बई के ग्वालियर टैंक में होता है साथी। स्कूल है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। जबकि सचिव कौन होते हैं? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम होते हैं। इसमें कुल साथी पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में आए हुए प्रतिनिधियों को लॉर्ड डाफरिन ने गार्डन पार्टी दिया? मतलब उन लोगों को पार्टी दे रहा लॉर्ड डाफरिन, अभी खुश था लॉर्ड डाफरिन, है ना। अभी आगे चल के विवाद हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा। तो कौन से अधिवेशन में ऐसा किया गया? तो साथ ही ये काम इसने दूसरे अधिवेशन में किया। जो लोग दूसरे अधिवेशन में शामिल होते हैं उन सबको ये गार्डन पार्टी देता है, कौन? लॉर्ड डाफरिन। अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो अगले ही साल साथी 1886 यानी दिसंबर 1886 में कलकत्ता में होता है। और डीएन यानी दादा भाई नौरोजी, अब देखिए पहली बार अध्यक्ष बनेंगे दादा भाई नौरोजी यहाँ पे, ठीक है, मतलब पहली बार, अब 3 बार अध्यक्ष लगातार ये बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करेंगे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन का, ठीक है। इसमें कुल कितने लोग शामिल हुए? 434 लोग शामिल हुए, ठीक है। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। एओ ह्यूम साहब की वजह से ऐसा हुआ था कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन है उसको इसी अधिवेशन में यानी 1886 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में मर्ज कर दिया जाता है। अब दोनों एक हो गए हैं, ठीक है। इस सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों को लॉर्ड डाफरिन ने साथ ही गार्डन पार्टी दिया था, लेकिन इसमें एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के बारे में सही कह रहा सही है? यह अधिवेशन 1887 में गुजरात में हुआ था, ये बात गलत है। 1887 में हुआ था साथी, लेकिन गुजरात के अंदर ये अधिवेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा साथी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करेंगे। हाँ, मद्रास में होता है और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, इस विकल्प में भी आपका राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो दिसंबर 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता साथी बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। मजे की बात है इस अधिवेशन में साथी 607 लोग शामिल हो जाते हैं और अब ये सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ पत्र बांट रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फ्री में किताब बांट रहे हैं, उसमें जो अंग्रेजों की बातें, उनकी आलोचनाएं लिखी गई हैं वो सब दिखा रहे हैं लोगों को, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। अब जो है साथी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इनसे रुष्ट हो चुकी है, नाराज हो चुकी है और इनके खिलाफ उल्टे सीधे पैतरे आजमाना शुरू कर दिए हैं। इसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने मुसलमानों से साथी आग्रह किया हुआ है कि वे सर्वसाधारण के हितों के लिए अपने साथी देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें और अब इसमें मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो जाएंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था साथी, वह इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अब सोचिए, जब इलाहाबाद में हो रहा था ना, तो उत्तर प्रदेश के कई सारे लोगों ने साथी इस अधिवेशन को रोकने की पूरी प्रयास की थी, भरसक प्रयास किया था, लेकिन फिर भी यह अधिवेशन हुआ और जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बनते हैं चौथे अधिवेशन के, तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन, तो साथी दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं। इलाहाबाद के गवर्नर इस समय कौन है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑकलैंड कॉल्विन इस समय इलाहाबाद के गवर्नर हैं, जब वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हो रहा है साथी। इसी अधिवेशन में जो ये लॉर्ड डाफरिन है, कांग्रेस का यह कह करके मजाक उड़ाया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक संस्था है, एक प्रवक्ता है, मतलब उसमें जितने लोग हैं वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोग हैं और कुछ नहीं है, मतलब सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, ठीक है, उनके पास कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, ऐसा करके मजाक उड़ाता है लॉर्ड डाफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध साथी सर सैयद अहमद खानवी कर रहे हैं और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों लोग कर रहे हैं। इस अधिवेशन में आप देखेंगे तो 1248 लोग साथी शामिल होते हैं। यह पहला अवसर था जब यहाँ पर देखेंगे
तो अभी तक लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे, पर पहली बार साथी लाला लाजपत राय भी ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे चढ़ करके भाषण देंगे हिंदी भाषा में। तो यही बात भी ध्यान रखना होगा, किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो चौथा अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये साथी हो रहा है इलाहाबाद के अंदर। कौन अध्यक्षता कर रहा है, जॉर्ज यूले कर रहे हैं। किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड डॉफ्रिन। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रताप सिंह विरोधी हैं किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी बनेगी साथी, ये कब बनाई गई थी। अब ब्रिटेन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना कमेटी भेजेगा और यह कमेटी जुलाई 1889, ठीक है ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन के बाद जुलाई 1889 में ब्रिटिश कमेटी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा सही जवाब। जुलाई 1889 में कहां पर बनाई जाती है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की जाती है। इस कमेटी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए साथी इंडिया नामक पत्र निकाला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन है दिसंबर 1889 ईस्वी में बंबई में विलियम बेटरबंड की अध्यक्षता में साथी किया गया था। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है पर इसे डरना थोड़ी है। चलिए करा सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। अब बताइए, एक तरफ दिया है अधिवेशन और दूसरी तरफ दिया है अध्यक्ष। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो आप लोग सर पहले अधिवेशन की व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ए का दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कब होता है, तो आप लोग सर दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करते हैं अध्यक्षता। बी का दूसरा, तो ए का दूसरा, बी का पहला साथी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा में कौन करता है, तो आप लोग सर जॉर्ज यूले करते हैं। 5वां कौन कर रहा है, तो विलियम बेंडरबन कर रहे हैं। तो सी का चौथा, डी का तीसरा, इस तरह से आपका बी हो जाएगा सही जवाब। 5 अधिवेशन तक तो पक्का याद रखिएगा। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा तैयब जी, चौथा जॉर्ज यूले और 5वां विलियम बेंडरबन। इनके बारे में तो हमने डिटेल में आपसे चर्चा की। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा भाई, इस पर हमने चर्चा किया नहीं, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको लेकर के। जो कई लोग का इसमें साथी नाम आपको देखने को मिला होगा, अबुल कलाम आजाद साहब का भी नाम देखने को मिला होगा, जो कि रामगढ़ में 1940 में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ए का चौथा कहीं दिख रहा है, हाँ बस एक ही विकल्प आपको दिख रहा है, डी आंसर में ए का चौथा। देखिए आंसर मिल गया तुरंत, है ना। सरोजिनी नायडू तो आपको याद ही होगा ना, कानपुर में अधिवेशन करती हैं 1925 में, और ये प्रथम भारतीय महिला होती हैं जो अध्यक्ष बनती हैं। तो बी का तीसरा और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए था और यहाँ पर था, तो किसी भी कीमत पे विकल्प यही दोनों सही हो सकता था, ठीक है। अब बाकी लोग का भाई आपको पता करना पड़ेगा। मोतीलाल नेहरू की अगर आप बात करेंगे साथी, तो मोतीलाल नेहरू अगर आप देखेंगे, चित्तरंजन दास, सीआर दास, तो अमृतसर में जो होता है अधिवेशन उसकी अध्यक्षता करेंगे साथी। अब बचते हैं कौन, बंबई में 1934 में राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सही है, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनका अधिवेशन पेपर में आता है और आपको इनके बारे में याद रखना होगा। जैसे अहमदाबाद में आप देखेंगे तो 1902 में हो रहा है अधिवेशन, सुरेंद्र बनर्जी अध्यक्षता करेंगे। 1905 में जब बनारस में अधिवेशन होगा साथी, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हैं। सूरत में जब विभाजन होगा तो रास बिहारी बोस अध्यक्ष बना जाएंगे। लखनऊ में साथी एनजी मजूमदार साहब बना जाएंगे। कलकत्ता में एनी बेसेंट बनाए जाएंगे। गया में जब होगा साथी तो सीआर दास बनेंगे 1922 में, ध्यान रखिए। बेलगांव में साथी महात्मा गांधी, ये पेपर में बहुत आता है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, तो आप बोलोगे सर बेलगांव का, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो लखनऊ में साथी जवाहरलाल नेहरू करेंगे 1936 में। फैजपुर में भी जवाहरलाल नेहरू करेंगे। 1940 में अबुल कलाम आजाद करेंगे। तो प्लीज इन सबको आप याद रखना। एक बार मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। मतलब ये उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, शांत दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साथी 2 तरह के नेता थे। अगर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो एक तो उदारवादी हैं जो सरकार से विनय निवेदन पत्रिका भेजेंगे, ठीक है, उदारवादी हैं जो सरकार से निवेदन करते थे। और एक उग्रवादी हैं, जैसे आज की जनजी हो गई साथी, ठीक है, मतलब तुरंत एक्शन ले लेती है, उसको इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, कोई पेशेंस नहीं, कोई हवाला नहीं, सीधे उसको इस्तीफा ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लाठी डंडे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उदारवादी और उग्रवादी, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा नेता है उग्र राष्ट्रवादियों के नेता में से शामिल नहीं थे, मतलब उदारवादी हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह एक उदारवादी नेता है, तो इस तरह से डी हो जाएगा। बाकी विपिन चंद्र पाल, बीजे तिलक, लाला लाजपत राय यानी लाल बाल पाल, ये तीनों के तीनों साथी उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। अगर आप देखेंगे उदारवादी नेता कौन कौन है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, ये भी उदारवादी हैं। महादेव गोविंद रानाडे उदारवादी हैं। फिरोज शाह मेहता साहब, सुरेंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले,
पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उदारवादियों में हैं, जिनका नाम आपसे पूछा जाएगा, बाकी हैं तो बहुत। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवादी नेता नहीं थे। उदारवादी नेता कौन इसमें नहीं है? साथी अरविंद घोष, यह उदारवादी दल के नेता नहीं है, उग्रवादी में इनका नाम आता है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे सही जवाब। देखिए उग्रवादी नेताओं में 4 लोग का नाम आता है, लाल बाल पाल का यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और एक व्यक्ति है साथी अरविंद घोष जी, इनका भी नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी साथी, और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र के समान मानते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे वो लोग, अगर ऐसा नहीं मानते तो पार्टी में शामिल थोड़े होते हैं, ठीक है। ये प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र और शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सामने साथी अपने मांग प्रस्तुत करते थे, ये भी सही है। उदारवादी नेताओं के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है, हम मांग करके नहीं अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है साथी, तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग को लेकर के, तो उदारवादी नेताओं को साथी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्णतः निष्ठा रही इन लोगों को, और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि क्या मानते थे, मित्र मानते थे। उदारवादी जो लोग हैं साथी वो प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र और शिष्ट मंडल के द्वारा अपनी मांग को सरकार के सामने रखते थे। उदारवादियों के इसे लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण साथी उग्रवादी इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे, पॉलिटिकल मेंडेंसी के नाम से जानते थे। और ये बात कौन कहता था? ये बात ज्यादातर साथी बीजी तिलक साहब ने इनको कहा था। और बीजी तिलक साहब कहते हैं क्या, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। ये बात कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। किसके लिए ये बात कहते हैं? तो बीआरसी के कार्ड कहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको लेकर के, उसको उसके जो उदारवादी नेता हैं उनको लेकर के, ठीक है। बीजे तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था साथी, कि आप प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, इनका प्रयोग करके आप विरोध की राजनीति करते हैं, जो कि बहुत गलत है। थोड़ा सा उग्र होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि बवाल तो होना तय है, क्योंकि आप देखिए दो विचारधारा के लोग जब एक संस्था में रहेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। आगे चल के भी आपको बवाल दिखेगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों लोग अलग हो जाएंगे साथी, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अपने अधीन रखेंगे? ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखेंगे साथी, यह स्टेटमेंट है एल्गिन द्वितीय का। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। ध्यान रखना एल्गिन द्वितीय का है, डाफरिन मत मार के ना, वरना चपक जाओगे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत लोगों ने आलोचना किया है, डाफरिन भी आलोचना कर रहे हैं, एल्गिन द्वितीय कर रहे हैं, कर्जन भी कर रहे हैं। डाफरिन कर रहे हैं कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कांग्रेस तो एक ऐसे नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है जिसको एक शानदार और विभिन्न रूपों वाले साम्राज्य के शासन की बागडोर हरगिज नहीं दी जा सकती है। समझ रहे हो? मतलब वो कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो तो उसके पास तो अल्पमत है, उसको हम भारत का साम्राज्य नहीं दे सकते हैं, एक ऐसी संस्था है। एल्गिन द्वितीय कहते हैं कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अपने अधीन रखेंगे। कर्जन बोलते हैं कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। पर इन लोगों को क्या पता था, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चल के इन लोग को बाहर खदेड़ देगी। अभी देखिए, अब यहां से साथी एक नया डंका शुरू होगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय कब लिया गया? तो साथी ये निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझेंगे इस बात को, बंगाल विभाजन। साथ ही विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग में 7,85,00,000 के आसपास में थी। इसमें बंगाल में बिहार और उड़ीसा, बांग्लादेश ये तीनों शामिल थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन था, बंगाल विभाजन का कारण बताया कि हमें प्रशासनिक असुविधा हो रहा है, इसीलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात ये थी साथी, वो चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक संस्थान सब कुछ बंगाल में ही था, तो वो चाहता था कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अलग हो जाएं, हिंदू और मुसलमानों की एकता ना रह जाए, वो भी अलग हो जाएं, यही वो चाहता था साथी। पर उसने कारण क्या बताया? प्रशासनिक असुविधा बताया। दिसंबर 1903 का समय है जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर साथी फैलने लगी। लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। सरकार के अंदर कुजबूज फैला और ये दिसंबर 1903 में फैला। इसको लेकर के साथ ही खबर धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे ही खबर मिलता है तो उदारवादी दल के नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा,
पृथ्वीश चंद्र राय, इन लोगों ने सरकार को प्रतिवेदन सौंपा कि यार ऐसा मत करना, सभाएं आयोजित की, लोगों को बताया, निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। हितवादी, संजीवनी और बंगाली, ये तीनों पत्रिकाओं में साथी इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ कटु आलोचना सरकार की गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथी इन सभी विरोधों के बावजूद लॉर्ड कर्जन के द्वारा निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, बवाल भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन सारी बातों को इग्नोर करती है, इन सारी प्रतिरोधों को इग्नोर करती है और निर्णय लेती है 20 जुलाई 1905 को कि अब हम बंगाल का विभाजन कर ही देंगे। क्या करा कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्या कारण था साथी? प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, हिंदू मुसलमानों की विभाजित करने के लिए साथी। तो मूल कारण था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को क्या करना था, दुर्बल करना था। जो यानी बंगाल में जो राष्ट्रवाद की जो वृद्धि हो रही थी उसको दुर्बल करना था। कारण तो सभी हैं, लेकिन इनमें से जो मूल कारण साथी वो था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। ठीक, तो आपको ध्यान रखना होगा, ब्रिटिश सरकार बंगाल के विभाजन के कारण साथी प्रशासनिक असुविधा बताती है, परंतु वास्तव में बंगाल में उद्देश्य क्या था, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। ध्यान रखना होगा कि बंगाल के विभाजन के बाद पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अभी साथी किया जाएगा। अगला है बंगाल विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है साथी सर एंड्रयूज फ्रेजर हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ, एंड्रयूज फ्रेजर साथी था जब विभाजन हो रहा है तब। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 1906 ने 1905 में किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से डी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। हम बात करें साथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के का निर्णय वायसराय कर्जन के द्वारा साथी लिया गया था, वो हमने देखा। अब जब निर्णय ले लिया गया, इसने बात भी नहीं मानी, इसके निर्णय के खिलाफ साथी ये डेट आप घूर के पी जाओ, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया और यहाँ पे साथी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसी बैठक में आप देखेंगे तो बहिष्कार प्रस्ताव साथी पारित किया गया, ध्यान रखेंगे, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जा रहा है। नेशनल पॉलिसीज बना दिया गया कि अब हम ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे साथी। अब इस वस्तुओं में क्या क्या चीजें हैं वो आगे हम समझेंगे। स्पष्ट है कि 13 जुलाई 1905 को, यानी 13 जुलाई 1905 को बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव संजीवनी पत्रिका के अंदर कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा पहली बार साथी लिखा गया था। अब देखिए ये 13 जुलाई 1905 को लिख रहे हैं, जब ये बात ये कर देते हैं जुलाई 1905 में कि बंगाल का विभाजन होगा, तो उसके बाद साथी 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र साहब ने अपनी पत्रिका में लिखा कि हमें ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कृत करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और यही बात साथी जब हम स्वदेशी आंदोलन शुरुआत करते हैं 7 अगस्त 1905 को, तो कृष्ण कुमार मित्र की बात ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए सवाल आपसे ये पूछता है कि किसने कहाँ पे पहली बार साथी ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई है, तो संजीवनी पत्रिका। इस पत्रिका के राइटर कौन बन रहे हैं, कृष्ण कुमार मित्र बन रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि साथी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, 7 अगस्त 1905। किसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट किया गया, तो बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, वही बंगाल विभाजन जिसे हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानेंगे। ये सारी बातें आपसे पूछेगा, घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि किस प्रस्ताव के अंदर ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को राष्ट्रीय नीति में शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा साथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान 1905 में। तो कई सारे सवाल यहाँ से आपसे बनेंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन विधिवत रूप से कब लागू किया गया था? विधिवत रूप से बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। बी हो जाएगा आपका सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए साथी सब कुछ करने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया। इस दिन आंदोलनकारियों ने शोक दिवस मनाया, लोगों ने व्रत रखे, वंदे मातरम गाने गाए, रक्षाबंधन भी माना एक दूसरे को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस साथी ये लोग शांत नहीं थे, एक विशाल जनसभा को आयोजित किए। जल्द ही साथी स्वदेशी और स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकल करके साथी भारत के अन्य भागों में भी फैलने लगा है। अब देखिए अन्य भागों की बात करें तो पंजाब में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? कौन कर रहा है साथी? ठीक है,
तो याद रखेंगे पंजाब के अंदर आप जानते हैं पंजाब के शेर हैं लाला लाजपत राय जी, है ना, इनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा साथी। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए अगर आप देखेंगे बंगाल के बाहर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कौन चला रहा है, तो बंगाल की बाल गंगाधर तिलक साथी पुणे और बॉम्बे में नेतृत्व करेंगे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह साथी पंजाब में करेंगे, सर सैयद हैदर रजा ये दिल्ली में करेंगे, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में साथी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे कोट सही विकल्प का चयन कीजिएगा। 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अभी मैंने ऊपर आपसे चर्चा किया था गोपाल कृष्ण गोखले साहब करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं साथी, है ना, जो बनारस में होगा। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम पंथियों ने शैक्षणिक संस्थान, प्रशासन, आधिकारिक पदों और उपाधियों के बहिष्कार का पक्ष लिया था। नरम पंथी और शैक्षणिक संस्थान का त्याग करेंगे जो कि अंग्रेजों को अपना मित्र मान रहे हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, यहीं से तो बवाल हो जाता है सर, यहीं से तो बवाल की जरिया स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा आपका गलत जाएगा, केवल एक आपका हो जाएगा साथी राइट आंसर। ठीक है, देखिए होता क्या है, बंगाल विभाजन की बात साथी 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होगी। ठीक है, कहाँ पे, बनारस के अंदर, मतलब जो आंदोलन शुरुआत किया जा चुका है उसके बाद बनारस में आंदोलन होगा साथी। और आंदोलन में अध्यक्षता कौन करेगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करेंगे। और इसमें जो मूल मुद्दा होगा वह साथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर चर्चा होगी और बंगाल विभाजन का निंदा किया जाएगा। तो दो लोग उठ के आते हैं, एक तो जो हमारे उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी ये बोलते हैं कि यार देखो ये जो आंदोलन है ना, इसको बंगाल से बाहर निकालो और इसको पूरे भारत में लागू करो। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को लेकर के नहीं, इसमें जितने भी लोग हैं उनसे आह्वान करो कि अब सभी के सभी लोग जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनका त्याग कर दो। ठीक है, उनका त्याग कर दो, सरकारी उसमें नहीं जाएंगे। जो लोग भी सैन्य व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है, यानी जो लोग अधिकारी के पद पर हैं वो लोग साथी क्या करें, अपने पद का त्याग कर दें। ठीक है, जो लोग उपाधि लिए हुए हैं वो लोग अपने उपाधियों का अंत कर दें। पर इनकी बात सुनी नहीं गई साथी। ठीक है, इसको उदारवादियों ने मना कर दिया, बोला नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और भाई अभी तो उदारवादियों का बोलबाला था, तो उदारवादियों ने ये सब बातें साथी नहीं मानी हुई है। तो यही रीजन है, आपको ध्यान रखना होगा। अब यहीं से मनमुटाव पैदा हो जाएगा साथी, और 2 ही साल के अंदर आपको घमासान युद्ध देखने को मिलेगा, नरम दल गरम दल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका केवल एक हो जाएगा सही। समझेंगे, बनारस अधिवेशन कब होगा, 1905 में, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, विशेष निर्णय बंगाल विभाजन की निंदा की गई, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन की बात की गई। उग्र राष्ट्रवादी जैसे बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष का मत था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर पूरे देश में प्रसारित किया जाए और इसे वस्तुओं के बहिष्कार से आगे पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए। वस्तुओं का नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष चला दी सीधे। उदारवादी का मानना था, उदारवादियों ने कहा कि यार देखो जो मैनचेस्टर के कपड़े हैं, कपड़े हैं और जो लिवरपूल के नमक है इनका बहिष्कार कर दो, लेकिन शैक्षणिक संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी के जो पद हैं, जो उपाधि हैं, इसके बहिष्कार को लेकर के ये लोग सहमत नहीं है। अगला, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। अगले ही बार साथी कलकत्ता अधिवेशन होगा। अब समझने वाली बात है कि कलकत्ता अधिवेशन से ही जो हमारे उग्रवादी हैं वो चाहते हैं कोई ऐसा उग्रवादी व्यक्ति बने जो हम लोग की बातों को समझे सुने, भाई तभी तो मजा आएगा और निर्णय दे। लेकिन दिक्कत होने लगती है साथी, है ना, इनकी बात तो सुनी नहीं जाती है। तो कहा कि 1906 में जब अधिवेशन हुआ तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो साथी याद रखिए 1906 में फिर से कलकत्ता में होगा और अधिवेशन दादा भाई नौरोजी साहब करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय होता है इस अधिवेशन में, पहली बार साथी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पहली बार, ये बहुत ही बड़ा बात है और पेपर में आता है। कलकत्ता में अधिवेशन होगा 1906 में, अध्यक्षता कौन करेगा, दादा भाई नौरोजी साहब करेंगे। और पहली बार साथी कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का शब्द निकल के आएगा, स्वराज्य का शब्द निकल के आएगा, स्वराज्य की मांग की जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। पहली बार 1906 में, कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया है, तो बीजी तिलक साहब किए हैं, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे स्थिति। ठीक है, अब समझेंगे इस बात को। तो ये अध्यक्षता कौन करेगा, तो दादा भाई नौरोजी भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कलकत्ता अधिवेशन की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग करी हुई है। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्वशासन यानी स्वराज्य हमारा प्रमुख लक्ष्य है। साथी ध्यान रखना होगा, इस बंगाल विभाजन के समय एक व्यक्ति है सुरेंद्र बनर्जी, वो कहते हैं कि ये जो विभाजन है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा हुआ है, इस विभाजन को हम समाप्त करके ही दम लेने वाले हैं साहब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया। अभी ये आंदोलन के खिलाफ सभी लोग समितियां बनाते थे और समिति बना करके
पूरा प्रहार करते थे सरकार के ऊपर। ऐसे ही एक समिति बना है स्वदेश बांधव समिति अश्विन कुमार दत्त के द्वारा। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा, बी हो जाएगा प्रश्न में राइट आंसर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, इस अभियान में साथी समितियां और विभिन्न स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो एसएचजी होते हैं, इन संगठनों का साथी जन्म होता है। इसी में से आप देखेंगे तो अश्विन कुमार दत्ता का एक समिति है स्वदेश बांधव समिति। इसी में आप देखेंगे साथी बी एक और है स्वदेशी संगम, जिसकी स्थापना बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, इन लोगों ने मिलकर के करा हुआ है। ध्यान रखना होगा बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर, वही एच फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं साहब। ठीक है, अगला अरुणडेल कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब देखिए यहां से सरकार को समझ में आ रहा है कि बवाल बढ़ सकता है, तो वो समिति बनाएगी साथी अरुणडेल कमेटी। वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड आते हैं राजनीतिक सुधार के विषय में सलाह लेने के लिए साथी 19 अगस्त 1906 में एक कमेटी का गठन करते हैं जिसका नाम है अरुणडेल कमेटी, क्योंकि लॉर्ड मिंटो को समझ में आ गया था बात कि भी बवाल बढ़ जाएगा साहब, है ना। यही साथी जा करके आगे में अभी 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम पारित होगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस समिति ने विभाजन को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। अरुणडेल कमेटी ने बोला था कि यार देखो अगर हित चाहते हो तो बंगाल विभाजन रद्द कर दो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ध्यान रखना होगा साथी अरुणडेल कमेटी किसके समय में बनता है, उसमें वायसराय रहते हैं लॉर्ड मिंटो। राजनीतिक सुधार के विषय पर सलाह देने के लिए साथी अगस्त 1906 में अरुणडेल कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी ने साथी बंगाल विभाजन को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया हुआ। अगला साथी लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष साथी रद्द होता है। आगे चल के कब साथी रद्द कर दिया जाता है, तो दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन अंततः साथी रद्द होता है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब। देखिए दिसंबर 1911 में साथी दिल्ली दरबार लगता है और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन होता है और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से साथी घोषणा की, ध्यान रखिए 11 चल रहा है, ठीक है, सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके साथी दिल्ली बनाई जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो 1912 में कलकत्ता के स्थान पर साथी दिल्ली भारत की राजधानी बनी और तब से अब तक भारत की राजधानी दिल्ली ही रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम अगले सेशन में 25 क्वेश्चन ही करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट साथी शाम को अपलोड हो जाएगा 8 बजे के आसपास में। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी ये पूरी तैयारी हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए। जितनी अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे मेंस एग्जाम जब आपका होगा वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। और यूट्यूब पर तो बस ऐसे क्विज करा के लोग छोड़ देना है, पर उससे आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है साथी। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।